नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि सुबह 9:30 बजे की हमारी क्लास जो है, सुबह 9:30 बजे क्लास हमारी यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। इसमें अब तक जो है दोस्तों टोटल 11 प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करा दिए गए हैं। आवाज़ का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 12वां है। इससे पहले अगर बात करें दोस्तों, तो हम जो है RWA का प्रैक्टिस सेट शाम 3 बजे सॉल्व कराते हैं। अगर उसका आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप RWA का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें RWA हो या फिर यूथ कंपटीशन हो, दोनों का प्रैक्टिस सेट आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप उस टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगर बात करें जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, अगर वह काम नहीं कर रहा है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए टेस्ट वाला 223224, टेस्ट वाला 223224। वहाँ सर्च करने के बाद आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि शिवाजी के समय जो है शरणों-बात का पद संबंध था, किससे था दोस्तों? शरणों-बात जो था उसका संबंध किससे था? वित्तीय प्रशासन से था, न्यायिक प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से या फिर सैन्य प्रशासन से था? तो शिवाजी के समय जो है शरणों-बात का संबंध जो था यह सैन्य प्रशासन से था। किससे था? सैन्य प्रशासन से। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। बात करें दोस्तों सैन्य प्रशासन की, तो शिवाजी के शासनकाल में जो दोस्तों अष्ट प्रधान भी रहते हैं, जिसे अष्ट दिग्गज भी कहा जाता है दोस्तों। और इनके प्रशासन की बात करें दोस्तों सैन्य प्रशासन की, तो इनमें जो बात करते हैं दोस्तों, जो सबसे छोटा सैन्य प्रशासन अधिकारी होता था उसे हवलदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हवलदार कहा जाता था। हवलदार किसे कहा जाता है? यह सबसे छोटा सैन्य अधिकारी होता था। सबसे बड़ा की बात करें तो सबसे बड़ा जो था दोस्तों उसे हजारिया कहा जाता था। हजारिया कहा जाता था दोस्तों, हजारिया कहा जाता था। शिवाजी के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी को हजारिया कहा जाता था और सबसे छोटे अधिकारी को हवलदार कहा जाता था। जो इन दोनों के बीच में आता था, जो इन दोनों के बीच में आता था उसे कहा जाता था जुमलदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जुमलदार कहा जाता था। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं तो कैसे निर्धारण किया जाता था। जिसके पास दोस्तों 25 घुड़सवार होते थे उसे जो है हवलदार कहा जाता था। जिसके पास 25 घुड़सवार होते हैं उसे हवलदार कहा जाता है। और जो 5 हवलदार का जो मालिक होता था उसे जुमलदार कहा जाता था। 25 घोड़सवार बराबर जो है एक हवलदार होता था और 5 हवलदार बराबर जो होता था एक जुमलदार होता था और 10 जुमलदार बराबर जो होता था एक हजारिया होता था। दोस्तों क्या होता? 10 जुमलदार बराबर जो है एक हजारिया होता था और जो है 5 हवलदार बराबर एक जुमलदार होता था। ठीक दोस्तों, अगर पूछा जाए कि शिवाजी के समकालीन में जो है सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी कौन होता था, तो हजारिया होता था। और सबसे छोटा की बात की जाए तो सबसे छोटा हवलदार होता था और दोनों के बीच में कौन होता था? जुमलदार होता था। जुमलदार जो होता था 5 हवलदारों का मालिक होता था। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूची 1 में दिए गए सूफी संतों का मिलान सूची 2 में दिए गए उनकी महत्वपूर्ण गतिविधियों से कीजिए। नीचे दिए गए विकल्प का जो है सही उत्तर चुनना है। तो इसमें दिया गया है कुछ सूफी संत दिए गए हैं और उनका जो है सूफी संतों का मिलान उनकी महत्वपूर्ण गतिविधियों से हमारा करना है। तो ठीक है दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया जो थे दोस्तों, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं हम पहले। निजामुद्दीन औलिया का संबंध जो है किससे है दोस्तों? निजामुद्दीन औलिया की बात करें दोस्तों तो इनका संबंध जो है अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु हैं। निजामुद्दीन औलिया जो है दोस्तों यह अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु हैं।
वहीं बात किया जाए बायजीद अंसारी की, तो बायजीद अंसारी जो थे दोस्तों यह रोशनिया आर्डर के संस्थापक थे। जो बायजीद अंसारी थे यह रोशनिया आर्डर के संस्थापक थे। बात करें शाह मोहम्मद गाउस की, तो शाह मोहम्मद गाउस जो थे दोस्तों यह तानसेन के आध्यात्मिक गुरु एवं संगीत गुरु भी थे। तानसेन के आध्यात्मिक और संगीत गुरु थे कौन? शाह मोहम्मद गाउस। और अगला बचा है नूरुद्दीन नूरानी जो थे दोस्तों यह कश्मीर में ऋषि आर्डर की स्थापना किए थे। कौन थे? जो है नूरुद्दीन नूरानी जो है कश्मीर में ऋषि आर्डर की स्थापना किए थे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले का तीसरा है, दूसरे का चौथा। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन बी में हमारा होता है। पहले का तीसरा सी दिया है, चौथे का डी दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तब इसमें पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ थी? जो कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो इसकी बात करें, पहले कदम्ब राजाओं की बात कर लेते हैं। कदम्ब वंश की, कदम्ब वंश की स्थापना कौन किया था दोस्तों? इसके संस्थापक की बात करें तो स्थापना कौन किया था? इसके स्थापना की बात करें तो इसके स्थापना जो किया था मयूर शर्मन ने किया था। कौन किया था? मयूर शर्मन ने किया था दोस्तों। राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी जो है वनवासी थी। क्या थी? वनवासी थी दोस्तों। कदम्ब राजवंश की जो राजधानी थी वनवासी थी दोस्तों। और इसे जो है पुलकेशिन द्वितीय ने कदम्ब राजवंश को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। जो पुलकेशिन द्वितीय था, पुलकेशिन द्वितीय जो था यह कदम्ब राजवंश को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। लेकिन हमसे यह पूछा गया है कि जो है कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या थी? तो कदम्ब राजाओं की राजधानी बनवासी थी। तो ऑप्शन बी में हमारा दिया गया है कि कदम्ब राजाओं की जो राजधानी थी यह बनवासी थी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि मकदूनिया में जो है अशोक के समकालीन राजा कौन थे? मकदूनिया में जो है अशोक के समकालीन राजा कौन थे? एंटीओकस द्वितीय थे, या एंटीगोन गोनटास थे, या फिर मगध थे, या फिर टामेलित जो है द्वितीय थे। तो मकदूनिया में अशोक के समकालीन जो राजा था दोस्तों, मकदूनिया की बात की जाए तो मकदूनिया में जो था यह था एंटीगोस गोनटास था। कौन था? गोनटास था। यह सम्राट अशोक के समकालीन राजा मकदूनिया का था। और पूछा जाता है दोस्तों कि अशोक के समय सीरिया का राजा कौन था? सीरिया की राजा की बात करें दोस्तों तो अशोक के समकालीन जो सीरिया का राजा था अंतियोक था। कौन था? अंतियोक था। अंतियोक जो है अशोक के समय सीरिया का राजा था दोस्तों। और मिस्र की पूछा जाए तो दोस्तों मिस्र का कौन राजा था? तो टामली था। मिस्र का जो राजा था यह टामली था। अशोक के समकालीन थे दोनों। मकदूनिया का पूछा जाए तो एंटीगोन गोनटस था। और सीरिया के पूछा जाए तो सीरिया का जो राजा था उस समय यह था अंटियोक। और मिस्र का जो राजा था यह टामली था। ठीक दोस्तों, लेकिन हमसे पूछा गया था मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? एंटीगोन गोनटस था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकरण कौन था? पूछा गया कि निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था, या पूछा गया था टीकाकार। तो टीकाकार की बात की जाए तो यह कौन थे दोस्तों? टीकाकार करने वाले थे यह आपके थे, कौन थे? मेधातिथि थे। कौन थे? मेधातिथि। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव था दोस्तों यह किससे संबंधित था? ऑप्शन आपके सामने है। सामाजिक सुधार से था, या शैक्षिक सुधार से था, पुलिस प्रशासन में सुधार से था, या फिर संवैधानिक सुधार से था? तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जो था दोस्तों यह संवैधानिक सुधार से था। किससे था? संवैधानिक सुधार से। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक दोस्तों, और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड यह 1919 में आया था।
कब? 1919 में। और इसी के तहत दोस्तों भारत में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के तहत ही। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था, कौन किए थे दोस्तों? कांग्रेस रेडियो का प्रसारण कौन किए थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय? ऑप्शन आपके सामने है, अरुणा आसफ अली थे, जयप्रकाश नारायण थे, उषा मेहता थी, या फिर इनमें से कोई नहीं थे। पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है निम्नांकित में से कौन व्यक्ति थे जो कि कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किए थे? इन ऑप्शनों में से आपका सही जो होगा दोस्तों उषा मेहता थी। कौन थी? उषा मेहता। उषा मेहता की बात करें दोस्तों तो उषा मेहता जो है भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले एक छोटे से दल की सदस्य थी उषा मेहता। और जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रेडियो से प्रसारण करते थे उस समय में, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है, 8वां प्रश्न है, कह रहा है कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? किसके सुझाव पर जो है भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? ऑप्शन आपके सामने है, लॉर्ड रीडिंग थे, या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, या फिर सर जॉन साइमन थे, या फिर लॉर्ड इरविन थे। किसके कहने पर जो है भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था साइमन कमीशन में? तो यह दोस्तों साइमन कमीशन की अगर बात करें, साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन जो है यह भारत में कब आया था? तो यह भारत में आया था दोस्तों 3 फरवरी 1928 को यह भारत में आया था साइमन कमीशन। 1928 को जो है साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में आता है। और इसे जो है व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया था, क्योंकि इसमें जो है भारतीय शामिल नहीं थे, इसलिए इस कमीशन साइमन कमीशन का जो विरोध किया गया था। और भारतीयों को शामिल ना करने वाला जो व्यक्ति था यह लॉर्ड इरविन के कहने पर जो था भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था साइमन कमीशन में। और साइमन कमीशन का ही विरोध करते थे लाला लाजपत राय, और उसी में लाठीचार्ज हो जाने के कारण जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक दोस्तों, इसमें विरोध करने का क्या कारण था कि इसमें जो है भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, किसके कहने पर नहीं किया गया था? तो लॉर्ड इरविन के कहने पर भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन जो है सुमेलित नहीं है दोस्तों? 1857 का कांग्रेस अधिवेशन जो है मद्रास में हुआ था। जी यह बात बिल्कुल सही है, 1857 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था यह मद्रास में हुआ था। और 1888 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था यह इलाहाबाद में हुआ था, यह भी बात सही है। 1890 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, यह भी बात सही है। 1892 का जो अधिवेशन हुआ था यह मुंबई में नहीं हुआ था दोस्तों। जो 1892 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है यह जो है मुंबई में ना होते हुए यह प्रयागराज में होता था। कहाँ? इलाहाबाद, जो कि वर्तमान समय में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। कि कहा जाता है इलाहाबाद में हुआ था दोस्तों। कहाँ? इलाहाबाद में। बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे? 1892 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष थे उस समय WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी थे। WC बनर्जी थे 1892 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष। तो कांग्रेस 1892 में कांग्रेस अधिवेशन का कहाँ हुआ था दोस्तों? तो यह इलाहाबाद में हुआ था। मुंबई दिया गया था तो यह हमारा जो है गलत दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं दोस्तों। सर्वाधिक जो ऊंचाई के बादल होते हैं कौन है? मध्य कपासी होते हैं, मध्य स्तरीय होते हैं, कपासी होते हैं, या फिर पछाफ स्तरीय होते हैं। तो बात करें सर्वाधिक ऊंचाई के बादल जो होते हैं दोस्तों 6000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर जो है सफ़ेद रेशम की भांति बादल होते हैं। इसे कहा जाता है दोस्तों पछाव स्तरीय। क्या कहा जाता है? पछाव स्तरीय। ऑप्शन
डी हमारा बिल्कुल सही है। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि पर्यावरणीय जो है कुजनेटस वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय जो है कुजनेटस वक्र का आकार कैसा होता है? जो पर्यावरणीय कुजनेटस आकार का जो है कैसा होता है दोस्तों, इसका वक्र का आकार कैसा होता है? तो इसके आकार की बात करें तो इसका आकार जो होता है उल्टा यू के आकार का होता है। कैसा होता है? उल्टा यू के आकार का होता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है, मिलान करना है दोस्तों। परमाणु विद्युत संयंत्र दिए गए हैं और उनके राज्यों के साथ मिलान करना है। काकरापार की बात करें दोस्तों, तो काकरापार किस राज्य में है स्थित? काकरापार जो विद्युत संयंत्र है यह आपके गुजरात राज्य में स्थित है। कैगा की बात करें तो कैगा जो है कर्नाटक में है। रावत भाटा की बात करें राजस्थान में, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। तो कौन सा हमारा सही होगा? पहले का जो है, पहले का दूसरा है, पहले का दूसरा और दूसरे का जो है पहला है। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। तो ऑप्शन डी में हमारा दिख रहा है पहले का दूसरा और दूसरे का पहला। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि श्रीहरिकोटा जो कह रहा है कि श्रीहरिकोटा द्वीप निकटतम अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है दोस्तों? श्रीहरिकोटा द्वीप जो है यह कहाँ अवस्थित है? चिल्का झील के पास है, पुलिकट झील के पास है, महानदी मुहाना के पास है या फिर गोदावरी मुहाना के पास में है? तो बात करें श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है दोस्तों, यह श्रीहरिकोटा जो है यह पुलिकट झील के पास में स्थित है। जो श्रीहरिकोटा द्वीप है यह पुलिकट झील के पास में अवस्थित है दोस्तों। इसी द्वीप पर जो है, जो श्रीहरिकोटा द्वीप पर दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का प्रक्षेपण केंद्र है, जिसे इसरो भी कहा जाता है। और यहीं से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। आपका चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो पुलिकट झील के पास जो है श्रीहरिकोटा द्वीप से। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें दिया गया है फसलों की भारतीय संस्थान दिया गया है और स्थान जहां स्थित है। IIVR जो है यह कहाँ स्थित है दोस्तों? IIVR की बात करें तो यह स्थित है आपके वाराणसी में। कहाँ स्थित है? वाराणसी में। IIVR की बात की जाए दोस्तों तो यह कहाँ स्थित है? रिसर्च सेंटर यह आपका जो है वाराणसी में स्थित है। कहाँ है? वाराणसी में स्थित है। अब बात करें दोस्तों, पहले इसके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। IIVR का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर वेजिटेबल रिसर्च सेंटर होता है। क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च सेंटर। फिर आज बात करता है IIPR से, तो इंडियन इंस्टीट्यूट जो है पल्सेज रिसर्च होता है, जो अरहर करता है। यह कहाँ है दोस्तों? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च सेंटर यह कहाँ है आपका? तो यह कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में है। बात करें IISR की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट जो है शुगर केन रिसर्च सेंटर कहाँ है? शुगर केन की बात की जाए तो यह आपका दोस्तों लखनऊ में स्थित है। शुगर केन जो है लखनऊ में स्थित है। और बात की जाए इंडियन इंस्टीट्यूट जो है हार्टिकल्चर रिसर्च सेंटर, यह जो है बेंगलुरु में स्थित है। तो ऑप्शन क्या होगा? पहले का तीसरा और दूसरे का पहला। पहले का तीसरा, दूसरे का पहला जो है किस ऑप्शन में दिया गया है? तो यह ऑप्शन हमारा डी वाला बिल्कुल सही होगा। पहले का तीसरा और दूसरे का पहला दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है किस आयु वर्ग की जनसंख्या को जननांकीय लाभांश में सम्मिलित किया जाएगा?
जननांकीय लाभांश में सम्मिलित किया जाएगा दोस्तों किस आयु के वर्ग वाले लोगों को, तो यह किया जाएगा 15 से 60 आयु के वर्ग वाले लोगों को जो है जननांकीय लाभांश में शामिल किया जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि स्वाधार योजना जो है, स्वाधार योजना क्या है? स्वाधार योजना क्या है? अद्वितीय पहचान हेतु है, या बी ऑप्शन कह रहा है पुरुषों हेतु स्वरोजगार है, या सी ऑप्शन कह रहा है कठिन परिस्थितियों में जो है महिलाओं के लिए है, या डी ऑप्शन है वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह की व्यवस्था है। स्वाधार योजना की बात की जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना जो है 2002 में इसकी स्थापना जो है महिला एवं विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है दोस्तों। 2002 में इसकी स्थापना होती है स्वाधार योजना की। और इसमें दोस्तों कहा जाता है कि जिन औरतों का कोई सहारा नहीं होता है, यह स्वराज जो है स्वाधार योजना उसका सहारा बनती है। इसमें कहा जाए कि इसका सही उत्तर जो होगा कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए जो है स्वाधार योजना शुरू किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। जिन महिलाओं का कोई नहीं होता उस महिलाओं का जो है स्वाधार योजना उसका जो है पूरा खर्चा उठाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि सरकार की नीति जो है मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? जो सरकार की नीति है मेक इन इंडिया, इसका उद्देश्य क्या है? नौकरशाही के ढीलेपन को दूर करना, या फिर लाल फीताशाही को हटाना, या फिर सी ऑप्शन है विनिर्माण की लागत को कम करना, डी ऑप्शन है वस्तु निर्माण का केंद्र बनाना। तो मेक इन इंडिया की स्थापना की बात की जाए दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है इसकी शुरुआत 2014 से होती है। मेक इन इंडिया की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी, 2014 से है। और इसका जो है दोस्तों मेक इन इंडिया का उद्देश्य जो होता है वस्तु निर्माण का केंद्र लगाना है, वस्तु निर्माण का केंद्र बनाना है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि कह रहा कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का नाम जुड़ा है दोस्तों। पीसी महालनोबिस का नाम किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है? प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, या तीसरी पंचवर्षीय योजना, या फिर चौथी पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है। तो पीसी महालनोबिस की बात करें दोस्तों तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो हमारी थी यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अब बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था? यह 1956 से लेकर 1961 पर जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। और इसमें जो है उद्योगों पर ध्यान दिया गया था दोस्तों, और यह पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? इनमें पूछा गया है कि संभावित उपाय नहीं है, तो कौन सा नहीं है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन करना। यह हमारा जो है सही होगा दोस्तों, यह जो है हमारा बिल्कुल सही है। फिर इसमें दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये मूल्य वर्ग के मसाला बांड जो है जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना, यह भी बात सही है। विदेशी वाणिज्य उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना, यह भी बात सही कहेंगे। लेकिन कहा गया कि एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना, यह हमारा गलत कहा गया है। एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना यह नहीं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है, इसमें है 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जिला आयोग समिति में निर्वाचन व पदेन सदस्य कितने होते हैं?
कितने निर्वाचन सदस्य होते हैं और कितने पदेन सदस्य होते हैं? 20 5 या फिर 20 3 या फिर 20 2 या फिर 20 10? तो जिला आयोजन समिति में जो है निर्वाचन जो सदस्य होते हैं, निर्वाचन सदस्यों की बात की जाए तो 20 होते हैं। 20 ऑप्शन ए में भी दिया गया है, बी में भी दिया है, सी में, डी में, लगभग सभी में दिया गया है। तो निर्वाचन की जो संख्या होती है वह 20 होती है और पदेन जो होते हैं दोस्तों वह 3 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। निर्वाचन व पदेन सदस्यों की जो संख्या होती है 20 + 3 होती है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो है, सर्वोच्च न्यायालय की किसी घोषित निर्णय अथवा उस पहले दिए गए आदेश पर पुनराविचार करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? मान लीजिए संसद कोई जो है निर्णय जो है दे दिया, उसके बाद पुनः विचार करने के लिए किस अनुच्छेद का उपयोग करता है? कोई फैसला सुना दिया, उसके बाद जो है पुनर्विचार करने के लिए किस अनुच्छेद का उपयोग किया जाता है, यह हमसे पूछा गया है। तो अनुच्छेद 137 में जो है पुनर्विचार करने की शक्ति दिया गया है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। 23 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में वित्तीय आपात जो है घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? वित्तीय आपात अब तक जो है कितनी बार लगाया गया है? 5 बार, 4 बार, 1 बार या फिर कभी नहीं लगाया गया है? वित्तीय आपात की बात की जाए दोस्तों, वित्तीय आपात जो है अब तक जो है कभी नहीं लागू किया गया है। वित्तीय आपात जो है आपातकाल है, यह अभी तक लागू नहीं हुआ है दोस्तों। वित्तीय आपात की बात की जाए तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 360 अनुच्छेद में यह बात कही गई है वित्तीय आपात की। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 24 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दोहा देश शासन के लिए आधारभूत होता है? भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है शासन के लिए आधारभूत होता है? मूल अधिकार होता है, मूल कर्तव्य होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं या मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य दोनों होते हैं? पूछा गया है भारत के संविधान के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत होते हैं? देश के शासन के लिए जो आधारभूत होते हैं यह आपके DPSP होते हैं दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब बात करें दोस्तों राज्य के नीति निदेशक तत्व के किस भाग में चर्चा की गई है? DPSP की जो है भाग 4 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद जो है कितने से लेकर कितने तक है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है आपके DPSP की चर्चा की गई है। DPSP की बात करें दोस्तों तो यह किसके संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से लिया गया और यह जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इसके द्वारा आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। चलिए रिवीजन के तौर पर अगर देखा जाए तो DPSP किस भाग में चर्चा की गई है? तो भाग 4 में की गई है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है DPSP का उल्लेख? तो 36 से 51 तक। DPSP किस संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्या आप DPSP अगर लागू नहीं, कोई राज्य नहीं लागू कर रहा है, क्या आप न्यायालय में जाकर बात विमर्श कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, यह परिवर्तनीय योग्य नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 25 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है दोस्तों। विषय दिए गए हैं और संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। अब इसमें दिया गया है कि निर्वाचन जो है किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है। निर्वाचन की बात की जाए दोस्तों तो निर्वाचन जो है आपका 324 से 329 के बीच में इसकी चर्चा की गई है। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो यह आपका 369 से लेकर 392 में की गई है। अगर वहीं बात की जाए तो भारत राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो है चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो यह किया गया आपका 301 से लेकर 307 के बीच में। वहीं पूछा जाए संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध जो है किस अनुच्छेद में है? तो यह 245 से 255 के बीच में है।
अब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले का तीसरा है और दूसरे का दूसरा। पहले का तीसरा, पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है कि जो है सिलिकोसिस एक क्या है? सिलिकोसिस क्या है दोस्तों? गुर्दा संबंधित बीमारी है, यकृत संबंधित बीमारी है, फेफड़े संबंधित बीमारी है, या फिर अव्यवस्थित जो है तंत्रिका संबंधित बीमारी है। बात की जा रही है दोस्तों सिलिकोसिस की। तो सिलिकोसिस जो है दोस्तों, यह सीसा के कणों द्वारा जो है फेफड़े में संक्रमण होने वाली बीमारी है। तो सिलिकॉन का जो संबंध है, क्या बीमारी है? यह फेफड़े से संबंधित बीमारी है सिलिकोसिस। और यह ज़्यादातर दोस्तों उन व्यक्तियों को फैलते हैं जो शीशे की फैक्ट्री में काम करते हैं, जहाँ शीशा बनता है वहाँ कांच टूटता है, उन व्यक्तियों को ज़्यादातर यह बीमारी होती है जो है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस जो है फेफड़े से संबंधित बीमारी है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 27 नंबर का, एंजाइम एक क्या है? एंजाइम क्या है? विटामिन है, बैक्टीरियम है, या फिर बायो उत्प्रेरक है, या फिर वायरस है। एंजाइम की बात की जाए दोस्तों तो एंजाइम जो है बायो उत्प्रेरक है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 28 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? सिल्वर जो है ब्रोमाइड कृषि प्रकाश जो है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण से है, तो यह पहला ही हमारा गलत हो गया। सिल्वर जो है ब्रोमाइड की बात करें दोस्तों, यह फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। किस में किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड की बात करें तो फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। फोटोग्राफी में जो है सिल्वर ब्रोमाइड का जो है फोटोग्राफी में जो है उपयोग किया जाता है, और सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा कराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह बात सही है। और लिथियम बाइकार्बोनेट जो है गठिया का उपचार के लिए किया जाता है। दूधिया मैग्नीशिया जो है प्रति अम्ल जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो हमसे पूछा गया था कि कौन सुमेलित नहीं है, तो पहला हमारा जो है सिल्वर ब्रोमाइड जो है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण से नहीं है, यह फोटोग्राफी से संबंधित है। इसका उपयोग जो है फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला प्रश्न है 29 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है मिलान करना है। प्राकृतिक रूप दिए हैं, उपस्थितियां दिए गई हैं। कह रहा है हीरा का जो है उपस्थिति तत्व क्या होता है? हीरा का उपस्थित तत्व जो होता है दोस्तों, यह आपका कार्बन होता है, कार्बन के साथ मिलेगा। संगमरमर में क्या होता है दोस्तों? संगमरमर में कैल्शियम मिलता है। रेत की बात की जाए तो रेत में जो है सिलिकॉन पाया जाता है, रूबी में एल्युमिनियम। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? पहले का चौथा दूसरे का पहला। पहले का चौथा दूसरे का पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन डी में हमारा दिख रहा है। पहले का चौथा और दूसरे का पहला, तो ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों टूटती है? बोतल में पानी भर दिया जाता है, उसे जमने के लिए फ्रिज में रख देते हैं, तो बोतल टूट जाती है, क्यों टूटती है? पानी जमने पर फैलता है, या बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, या फिर बोतल के बाहर जो है बोतल के बाहर का तापक्रम जो है अंदर से ज़्यादा होता है, या पानी गर्म करने पर फैलता है। तो इसमें पूछा गया है कि बोतल जो है पानी भर दिया जाता है और जब उसको जमने के लिए छोड़ दिया जाता है तो बोतल क्यों टूट जाती है? बोतल टूटने का एक कारण होता है दोस्तों, जब उसमें बर्फ़ जमती है तो बर्फ़ का आयतन बढ़ जाता है। बर्फ़ का जो आयतन बढ़ जाता है इसलिए बोतल टूट जाती है। तो पानी जमने पर जो है फैलता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है आषाढ़ का दिन किसकी रचना है? जो आषाढ़ का दिन है यह किसकी रचना है? निर्मला वर्मा की है, नरेश मेहता की है, शंकर शेष की है, मोहन राकेश की है।
तो आषाढ़ का एक दिन जो है यह मोहन राकेश की रचना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि जमीन आसमान एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। जमीन आसमान एक करना जो मुहावरे का सही अर्थ होता है दोस्तों, इसका सही अर्थ होता है घोर प्रयत्न करना। जमीन आसमान एक करना अर्थात जो है घोर प्रयत्न करना। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है गीतांजलि का संधि विच्छेद क्या होगा। गीतांजलि का संधि विच्छेद जो होता है दोस्तों, गीतांजलि का संधि विच्छेद की बात करें तो गीत प्लस अंजलि होता है। गीत प्लस अंजलि होता है। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन डी में हमारा दिया है कि गीत प्लस अंजलि। और इसमें कौन सी संधि होगी दोस्तों, तो संधि की बात की जाए तो इसमें जो है दीर्घ संधि होता है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। गीतांजलि में जो है दीर्घ संधि का यह उदाहरण है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, प्रयुक्त वाक्य में त्रुटि है, जिसका शुद्ध रूप कोई एक विकल्प है, वह विकल्प चुनिए। मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, यह वाक्य जो है गलत है। इसका एक वाक्य सही दिया गया है 4 ऑप्शनों में से, वह वाक्य छांटना है हमको दोस्तों। तो कौन सा वाक्य जो है सही है, क्या मैं आप जो है आप में श्रद्धा करती हूँ, बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है कि मैं आपकी श्रद्धा रखती हूँ, यह भी गलत है। मैं आपको श्रद्धा करती हूँ, यह भी बात गलत है। मैं आपके प्रति जो है श्रद्धा रखती हूँ, यह बात सही है। मैं आपके प्रति जो है श्रद्धा रखती हूँ। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं। जो कठिनाई से मिलता हो दोस्तों, उसे एक शब्द में कहा जाता है दुर्लभ। क्या कहा जाता है, दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता हो उसे दुर्लभ कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है। नई दिल्ली में है, हैदराबाद में है, इलाहाबाद में है या फिर कानपुर में है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम की बात की जाए दोस्तों, तो यह जो है आपका कहाँ है, हैदराबाद में स्थित है। लाल बहादुर जो शास्त्री स्टेडियम है यह हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। इसे फतेह मैदान के नाम से भी जाना जाता है। जो लाल बहादुर स्टेडियम है इसे फतेह मैदान के नाम से जाना जाता है। और यह किस राज्य में है दोस्तों, तो यह आपका जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। टीजी लिख दे रहे हैं, तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, 9 दिसंबर को, 9 नवंबर को, 10 अक्टूबर को। मानवाधिकार की बात की जाए दोस्तों, तो यह जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों। मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया था दोस्तों, तो मानवाधिकार जो परिषद का गठन किया गया था यह 2006 में किया गया था। कहाँ किया गया था, 2006 में किया गया था। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है। कहाँ है, जेनेवा में स्थित है। कहाँ है, जेनेवा में। ठीक, अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि मार्च 2018 तक उपबंध जानकारी के अनुसार किस राज्य में नवीकरण स्रोत का उपयोग करके 12.3 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। किस राज्य के जो है 12.3 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है, किस राज्य की, केरल की है, कर्नाटक की, हिमाचल प्रदेश या फिर असम की है। तो 12.3 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की जो क्षमता है दोस्तों यह कर्नाटक राज्य की है। किसकी है, कर्नाटक राज्य की। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। नवीकरण ऊर्जा उत्पादन करने में जो है दोस्तों कर्नाटक जो है नीदरलैंड और डेनमार्क से भी आगे है। कर्नाटक जो राज्य है दोस्तों यह नवीकरण जो है ऊर्जा उत्पादन करने में नीदरलैंड और डेनमार्क से भी आगे है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है,
बात की जाए संयुक्त राष्ट्र का जो है स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1945 में होती है। इसकी स्थापना 1945 में होती है और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों यह न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही होता है। और इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं जिसे वीटो शक्ति प्रदान है। वीटो शक्ति वाले कौन कौन से देश हैं, यूएसए है, आपके यूएसए है, ब्रिटेन है, और कौन है, रूस है, चीन है, फ्रांस है। कौन कौन 5 हैं, यूएसए है, ब्रिटेन है, रूस है, चीन है, फ्रांस के पास ये सब वीटो शक्ति इनको प्रदान है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि 56 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के आकार में अवरोही क्रम में दर्शाया गया है। अवरोही क्रम होता है दोस्तों सबसे बड़ा से सबसे छोटा की ओर जाना। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, बात की जाए तो सबसे बड़ा ग्रह जो होता है बृहस्पति होता है, सभी को पता होगा। बृहस्पति किस ऑप्शन में दिया गया है सबसे पहला, तो सबसे पहला जो है बृहस्पति ऑप्शन बी में हमारा दिया गया है। तो उसके बाद जो है बृहस्पति से जो छोटा होता है शनि होता है, तो इसमें यूरेनस दे दिया गया, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि मंगल, पहले ऑप्शन की बात करते हैं, मंगल, पृथ्वी, शनि, बुध है। तो जो शनि ग्रह है दोस्तों यह मंगल से बड़ा है, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा, बी वाला गलत ही है। सी की बात कर लेते हैं, यूरेनस जो है पृथ्वी से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। मंगल जो है, मंगल ग्रह पृथ्वी से छोटा है, ठीक। बुध जो है मंगल से छोटा है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर बात की जाए तो डी ऑप्शन की, तो शनि ग्रह जो होता है यह बृहस्पति से बड़ा नहीं होता है, शनि जो है बृहस्पति से छोटा होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन जो है ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। पहले यूरेनस आएगा जिसे जो है दोस्तों अरुण कहते हैं, यूरेनस के बाद आपका वरुण आता है, वरुण नहीं दिया गया है। पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद शुक्र आता है, तो शुक्र भी नहीं दिया गया है। शुक्र के बाद आपका मंगल आता है, उसके बाद बुध आता है। तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा है कि खाली स्थान दिया गया है, को विधानसभा सत्रावसान करने की शक्ति किसे है। विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति किसको दी गई है दोस्तों, सभी को पता होगा, राज्यपाल को दी गई है। अगला प्रश्न है 58 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क के नाम से जाना जाता है, यह कहाँ स्थित है। जो विक्टोरिया पार्क था दोस्तों जिसे वर्तमान समय में जंग ए आज़ादी पार्क के नाम से जाना जाता है, यह कहाँ स्थित है, यह हमसे पूछा गया है। क्या अमृतसर में स्थित है, इलाहाबाद में, झांसी में, या फिर मेरठ में स्थित है। तो आज़ाद जो जंग ए आज़ादी पार्क है जिसे विक्टोरिया पार्क भी कहा जाता है, यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है विक्टोरिया पार्क, जंग ए आज़ादी पार्क।